माई सेल्फ डॉक्टर विशाल कटारिया। आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 17 है ना। चैप्टर है आपका श्वसन और गैसों का विनिमय है ना। श्वसन और गैसों का विनिमय। अब यार ये क्या है कि एक अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब कि जैसे कि अपने अंदर जो सिस्टम्स वर्क करते हैं है ना, उनका एक पूरा प्रक्रम पढ़ेंगे अपन कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, क्यों अपने लिए आवश्यक है ना। तो उन सारी चीजों को अपन टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले अपन इस चैप्टर की हेडिंग को क्लियर करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। फर्स्ट वन बोला इसने श्वसन है ना। श्वसन और एक होता है श्वासन। अब क्या होता है कि आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें ये क्लियरली चीज दे रखी है कि सामान्यतः है ना, सामान्यतः श्वसन को ही बोला जाता है श्वासन, मतलब ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन दोनों ही चीजें है ना। उन दोनों को उन्होंने इक्वली दे दिया, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है। श्वासन भी अलग है और श्वसन भी अलग है। रेस्पायरेशन पूरी प्रोसेस को बोला जाता है और उस पूरी प्रोसेस में जो एक प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है श्वासन या फिर ब्रीथिंग। मैंने इंग्लिश वर्ड इसके लिए यूज करे कि ये क्या होगा कि जब आप अपना कोई डिग्री कोर्स करोगे, एमबीबीएस हो गया और कोई अच्छी जगह पे रहते हो, तो उस टाइम आपको इन चीजों से हेल्प मिलेगी। उस टाइम आप श्वासन नहीं बोलोगे, उस टाइम आप बोलोगे ब्रीथ करो है ना। तो उन चीजों में ये क्या होगा, आपको थोड़ी क्या करेगी, हेल्प करेगी। इसके लिए मैंने इन टर्म्स को भी यूज किया है। तो ऐसा मत सोचना कि ये मैंने कोई टफ बनाने के लिए या ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है। तो अपन थे कि श्वसन क्या होता है ना। यह एक बायोकेमिकल प्रक्रिया होती है ना। अब यार आप बोलोगे सर बायोकेमिकल प्रक्रिया क्या होती है, आपने तो हिंदी में लिख दिया और हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हमको कैसे समझ में आएगा। तो भाई ये कोई टफ चीज नहीं है, आपने पढ़ा है तो देखते हैं कि क्या क्यों बोला है मैंने ऐसा। अब बायोकेमिकल का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपका C6H12O6 ना। अब क्या होता है कि कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है ना। रिएक्शंस मतलब क्रियाएं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 है ना। फिर क्या बनता है, तो जो बनता है ना वो होता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, बना। इसी को बोला जाता है बायोकेमिकल प्रक्रिया। आया समझ में भाई। ये अपना क्या है, ग्लूकोज है ना। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर अपन ऑक्सीजन देके उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं है ना, तोड़ रहे हैं। भाई अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन ऐसा इसके लिए कर रहे हैं कि क्या होता है कि एक चीज देखी होगी आपने, एनर्जी है ना। तो अब मैं बोलूं कि यार इस श्वसन करने का मेन रीजन क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए। तो एनर्जी क्यों बना रहे हैं, तो क्या होता है कि अपनी डेली लाइफ में अपन बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं जिनके लिए अपन को ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है ना। उन ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अपन क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, श्वासन करते हैं है ना। श्वासन और श्वसन कंफ्यूज मत होना है ना। श्वसन रेस्पायरेशन पूरी होल ओवर प्रोसेस को, बट उसके अंदर जो एक प्रक्रिया आती है उसको बोला जाता है श्वासन है ना। अब अपन कहाँ थे, यहाँ पे थे। मैंने बोला कि अपन ने ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के, प्रक्रिया करवा के, क्रिया करवा के किसके अंदर तोड़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। भाई एक चीज तो हो गई, उसके साथ एक चीज और बाहर आ जाती है, वो होती क्या आपकी एनर्जी। अरे एनर्जी निकलती है ना। मैंने अभी बताया आपको कि अपन श्वसन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी को बनाने के लिए। वो एनर्जी कब बनेगी, जब ये ग्लूकोज के साथ आपकी जो ऑक्सीजन, आपने वायुमंडल से जो ऑक्सीजन आपकी नाकों के थ्रू अंदर इनहेल करी है, या फिर आपके जो फेफड़े होते हैं ना, उनके अंदर उस चीज को आपने क्या करा है, अब्सॉर्ब किया है या अवशोषित किया है ना।
ये ऑक्सीजन जो थी, अब आप बोलोगे सर ये ग्लूकोज कहां से आएगा, तो भाई इसके अगले वाला जो चैप्टर है ना, क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। ये क्या होता है कि ये सिस्टम चलते हैं सब अलग अलग, जैसे ये हो जाए श्वसन वाली बात हो गई, वहां पे पाचन तंत्र है ना। पाचन तंत्र के अंदर आपने पढ़ा होगा कि आपने जो खाना खाया है उसका अवशोषण हो जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। भाई वो किसके फॉर्म में होता है, तो इस ग्लूकोज के फॉर्म में होता है ना। अब मैं बोलूं कि इस ग्लूकोज को अपन कुछ अच्छी तरीके से देखते हैं, कैसे, भाई कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 6 कार्बन है ना। अब इतना तो आप 11th वाले हो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन कार्बन के बीच में ये मैंने छोटे छोटे से क्या बना रखे हैं भाई, ये डैश नहीं है, ये बॉन्ड है ना। ये क्या है, बॉन्ड है। अब यार एक चीज, अगर कोई बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट, किसकी जरूरत पड़ती है, तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना। जब कोई दो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना है उसके लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है। उस ऊर्जा की आवश्यकता से ये क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। 1 2 ऐसे एक बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बने, 3 4 और 5 बॉन्ड बने। तो यार 5 बॉन्ड बने होंगे तो उनको बनने में कुछ ऊर्जाएं लगी होगी, है ना। फिर ऐसे बन के ये क्या हो गया, स्टोर, है ना। ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है कि ये सारे बॉन्ड जो है ना उनको ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है, ब्रेक। अगर बॉन्ड ब्रेक होंगे तो भाई आपको जब बॉन्ड बनाने में ऊर्जा लग रही थी, तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तब भी तो आपको ऊर्जा मिलेगी। अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एनर्जी आपको कैसे मिल रही है, ऐसे ही तो मिल रही है ना। इसी के लिए इसको क्या बोला कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब देखो इस प्रक्रिया के दौरान कोशिकाएं O2 का उपयोग करके ऊर्जा का क्या करती है, निर्माण। इतनी देर से मैं आपको यही बता रहा था कि अपन श्वसन को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका क्या करे जाएगा, उपयोग करके ऊर्जा का क्या करेंगे अपन, निर्माण। फिर नेक्स्ट वन जो है, इस प्रक्रिया के दौरान कोशिकाओं में क्रिया कारक के उपापचयन, है ना। उपापचयन क्या होता है, से CO2 भी उत्पन्न होती है। बट आपने देखा होगा कि क्या अपन वायुमंडल से O2 अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित कर रहे हैं ना, बट उसी टाइम पे आप CO2 को भी तो बाहर निकाल रहे हैं ना, निष्कासित कर रहे हैं। तो कैसे, अब ये देखते हैं अपन कि भाई मैंने ये नया वर्ड यूज कर लिया है, उपापचयन। मैं एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी में दिया है हर एक वर्ड को क्लियर करूंगा, है ना। तो ये मेटाबॉलिज्म है ना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अब क्या होगा कि जब आप 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आप देखोगे कि जो लिविंग रहता है ना, मतलब जो जीवित रहता है, उसकी एक जीवित होने की जो एक क्या बोलते हैं आधार, वो मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म बनता कैसे है, तो 2 वर्ड से मिलके बनता है। एक होता है केटाबॉलिज्म और दूसरा वाला होता है एनाबॉलिज्म। आप बोलोगे सर वापिस आपने इंग्लिश शुरू कर दी, भाई हिंदी है। उपापचयन कैसे बनता है, अपचयन प्लस उपचयन, है ना। क्या क्या वर्ड है, उपापचयन, अपचयन प्लस उपचयन, है ना। अब इन दोनों वर्ड्स को अपन क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अपचयन मतलब उसका विभाजन होना, जैसे कोई एक था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। अरे एक पार्ट ये विभाजन हुआ। इसी अपचयन को ही क्या बोलता है, उसका विभाजन होना। अब होता है उपचयन। उपचयन क्या होता है कि एक और एक दोनों ने मिलकर किसी एक को बना लिया, मतलब जोड़ के किसी नई चीज का बनना, है ना। उसको क्या बोला जाता है, एनाबॉलिज्म या फिर अपचयन। केटाबॉलिज्म या उपचयन
कैटाबोलिज्म क्या होता है? अपचयन मतलब किसी एक चीज का दो भागों में डिवाइड होना, है ना, विभाजन। अब मुझे ये बताओ कि यहां जो केमिकल, यहां जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है? अरे बोलो, क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है या जुड़ रहा है? अरे बोलो भाई, ये 6 कार्बन है और यहां कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है ना, तो डिवाइड हुए हैं ना। अरे विभाजन हुआ है ना, उनके टुकड़े हुए हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, तभी तो आपको क्या मिली है? ऊर्जा। और अपन ने अभी बोला है कि इस प्रक्रिया के दौरान कोशिकाएं O2 का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हो गया क्लियर? क्यों बोला है हमने इसको मेटाबॉलिज्म? अब इसमें ये अपचयन जो है ना, उसकी कौन सी वाली प्रक्रिया हो रही है? तो उसकी ये वाली प्रक्रिया हो रही है। कौन सी वाली? अपचयन वाली। आ गया समझ में? ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में बस एक ये वर्ड दिया हुआ है अपचयन, उसको मैंने क्लियर किया है इस तरीके से। आ गया समझ में? नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कि श्वसन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होती। देखते हैं, यह एक यांत्रिक अथवा भौतिक प्रक्रिया होती है। अब ये यांत्रिक वर्ड क्या है सर? यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, है ना। मैकेनिकल जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, सारी चीजें सिस्टमेटिक चलती है ना। तो यहाँ पे भी यांत्रिक मतलब ये भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सारी चीजें एक प्रॉपर ढंग से होती है, तभी अपन क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं, है ना। जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसको अपन अंदर ले सकते हैं। तो ये एक यांत्रिक प्रक्रिया को कैसे बताया जाए? जैसे क्या होता है कि जब अपन लंग्स का डायग्राम देखेंगे ना, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा कि यार कैसे कैसे किस वजह से ऑक्सीजन जो बाहर है वो अंदर जाती है ना, वो सारी। और भौतिक मतलब कि यार अपने द्वारा की जाती है। ऐसा तो है ही नहीं कि आप एटमॉस्फेयर को बोल दो कि ए भाई एटमॉस्फेयर, ए भाई वायुमंडल, तू क्या कर कि 200 ग्राम ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को दे दे। तो ऐसा नहीं होगा, है ना, वो अपन को करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि दो होती है, एक होता है एक्टिव प्रोसेस और एक पैसिव प्रोसेस। एक्टिव मतलब जिसमें आपको एनर्जी लगता हो, जब आप सांस लोगे तो उसमें आपकी ऊर्जा लगेगी। बट जब अगर आप सांस नहीं लोगे, जिसे सांस बाहर निकालोगे, उसमें एनर्जी, उसमें ऊर्जा नहीं लगेगी। अब देखते हैं कि वायुमंडल से O2 युक्त वायु ग्रहण की जाती है तथा वायुमंडल में CO2 को मुक्त किया जाता है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है श्वसन। क्या बोला है कि वायुमंडल में जो O2 युक्त, ऑक्सीजन युक्त जो वायु है उसको अपने फेफड़ों के अंदर युक्त मतलब क्या बोलते हैं, उसको ग्रहण की जाती है और फिर क्या करा जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है या फिर मुक्त किया जाता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कॉपी कर लो। अब अपन देखते हैं कि क्या है कि जो विभिन्न जीव है, एक तो जीव कोई है ही नहीं, है ना, बहुत सारे हैं। तो विभिन्न जीवों में श्वसन अंग, अब यार बहुत सारे एनिमल्स है ना, कई वेराइटीज है। जैसे अपन एनिमल किंगडम का एक जनरल व्यू देखते हैं, है ना, तो एनिमल किंगडम में कुछ टर्म्स हो जाती है जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, किस जगह पर वो पाए जाते हैं, है ना, किस तरीके की उनकी बॉडी होती है ना, किन सेलों से मिलके बनते हैं, है ना, वो सारी चीजों को देख सकते हैं। तो ऐसे ही एनिमल किंगडम के अंदर कितने आते हैं? पोरीफेरा आता है, सेलेंट्रेटा आता है, काइनोडर्मेटा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस आते हैं। ऐसे बहुत सारी क्लासेस रहती है। तो उन सब क्लासेस में क्या होता है कि एक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग जीव होते हैं। तो किसके बेसिस पे, किसकी वजह से उनको अलग अलग फाइलम्स में रखा है। क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं अपन इवोल्यूशन, है ना। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और जो जीव है उसके अंदर नई चीजों की उत्पत्ति होती गई, नई चीजें बनती गई, या फिर जो चीजें थी वो एक अच्छे फॉर्म में बनने लग गई। मतलब कि क्या बोला कि जैसे मैं बोलूं कि पहले जो जीव थे वो कैसे थे? प्रोकैरियोटिक सेल थी, मतलब यूनिसेल्यूलर थे, खाली एक ही सेल, एक अकोशिकीय, है ना, एक ही कोशिकाओं से मिलके बने हुए थे।
बट जब बाद में आए तो जब बहुकोशिकीय हो गए, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने, है ना। तो ये जो चीजें हुई ना, ये किसकी वजह से हुई, तो ये इवोल्यूशन की वजह से, है ना। ये आपका पूरा चैप्टर है इवोल्यूशन 12th में, तो वहां पे आप और अच्छे से देखोगे कि कैसे क्या क्या चीजें हुई थी, है ना। बट अपन यहाँ पे देखते हैं, मैं ये इसी के लिए बता रहा हूं क्योंकि आप देखोगे कि पहले ऐसे जीव थे जो शरीर की बाहरी सतह से वायु का आदान प्रदान करते थे, है ना, विनिमय, है ना। विनिमय का मतलब यही होता है कि उसको लेना और उसको देना, है ना। आदान प्रदान को ही बोला जाता है विनिमय। तो जो कहां से कर रहे हैं, शरीर की बाहरी सतह से। तो भाई यार उनके पास कोई ऑर्गन नहीं है क्या, जिससे अपने पास लंग्स है, जो मछलियां है उनके पास क्या है, गिल्स है, क्लोम्स है ना, ये क्लोम है। बट अब इनके पास तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं, तो क्या हुआ होगा जो नहीं है। ये ऐसे जीव है जो सबसे पहले अपनी पृथ्वी पर आए थे, है ना, सबसे पहले आए थे। इसके लिए इनके अंदर वो चीजें इतनी अच्छी नहीं है, इसके लिए मैंने बताया आपको कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, एक इवोल्यूशनरी प्रक्रिया है जो धीरे 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 बढ़ती जा रही है और उसके अंदर और अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि श्वसन के अंग के प्रकार निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। अब निम्न कारक क्या क्या हो सकते हैं जिस पर वो निर्भर करते हैं, तो पहला आता है निवास। निवास का मतलब कि यार कोई जो जीव है वो रहता कहां पे, क्या पानी में रहता है या फिर स्थल पे रहता है ना, या फिर पानी या स्थल दोनों जगह पे रहता है, तो उस पे निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या होंगे, है ना। जैसे अगर एग्जांपल लें कि आपकी मछलियां, तो वो पानी में रहती है, ऐसा तो है नहीं कि वो धूप खाने के लिए थोड़ी देर बाहर आ गई कि यार बहुत गर्मी, अंदर बहुत ठंडा है तो बाहर थोड़ी बहुत धूप लेके आ जाए 2-5 मिनट, तो फिर क्या होगा भाई, उसको कोई फ्राई करके खा लेगा, है ना, ये चीज होगी। बट ऐसा होता है क्या, नहीं, है ना। तो वो कहां पे रहती है, बस पानी के अंदर। अब देखते हैं कि दूसरे क्या हो गए हम, है ना। तो अपन तो ऐसा तो है ही नहीं कि पानी के अंदर घर बना के रह रहे हो जिससे यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, तो ऐसा करेंगे नहीं, मूर्ख बोलेंगे लोग अपन को अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है। ऐसे ही देखा जाए तो निवास के स्थल पर रख दिया अपन ने। फिर दूसरा देखते कि संगठन के स्तर पर। संगठन मतलब कि यार वो जो जीव है वो कैसे बना है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बनना, है ना। तो कैसे बना, तो जैसे ऐसा हो सकता है कि जैसे में एक प्रक्रिया होती है, जैसे सेल है ना, सेल, बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन, है ना, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, है ना। अब यार टिश्यू, सेल आप क्या बोलोगे, तो इनको भी बता देता हूं। ये कोशिका है ना, कोशिका है। तो अब क्या होगा कि इन सारी चीजों से देखो 1 2 3 4, तो धीरे धीरे उस चीज का बनना हो रहा है ना। जैसे कोशिकाएं थी, कोशिकाओं से क्या बहुत सारी कोशिकाएं मिली तो एक टिश्यू बना, फिर उससे ऑर्गन बना, फिर उससे ऑर्गन सिस्टम बना, और इससे क्या बनेगा आपका पूरा ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या बनेगा, एक आपका जीव, है ना, एक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जीव, है ना। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं कि अगर कोई जीव खाली सेल से मिलके बना हो, है ना, तो उसका संगठन का स्तर कैसा हो जाएगा, कोशिकीय। अगर कोई जीव किसी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज, अगर कोई जीव किससे मिलके बना हो, टिश्यू से, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा, टिश्यू के लेवल का। अगर कोई जीव ऑर्गन से मिलके बना हो, और अगर कोई जीव ऑर्गन सिस्टम से बना हो, तो अब इस ऑर्गन सिस्टम वाला देखें ना, तो हम, है ना, हमारे अंदर कैसा है ऑर्गन सिस्टम। जैसे अपने अंदर सिस्टम्स क्या क्या हो गए, जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, है ना, श्वसन वाला तंत्र हो गया, फिर आपका एक सर्कुलेटरी,
है ना, सर्कुलेशन वाला, ट्रांसपोर्ट वाला। तो ये सारी जो चीजें है ना सब अलग अलग है। जैसे आपका ब्लड, जो आपका खून है ना, रक्त, उसका एक अलग प्रोसेस है ना, आपकी निष्कासन की एक अलग प्रक्रिया है, आपके पाचन तंत्र की एक अलग प्रक्रिया है, श्वसन की अलग प्रक्रिया। ये सब मिलके अपन को बना रहे हैं ना, तो अपन कैसे हो गए, ऑर्गन सिस्टम, है ना। सभी के अलग अलग ऑर्गन है। जैसे मैं रेस्पिरेशन, श्वसन का बोलूं तो आपके फेफड़े, है ना। मैं सर्कुलेशन का बोलूं तो आपका हृदय, आपका हार्ट। अगर मैं बोलूं कि निष्कासन का बोलूं तो आपकी किडनीज, है ना। मैं बोलूं कि आपके पाचन तंत्र तो आपका आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ये सारी चीजें, तो ये सब ऑर्गन मिलके किसी एक पूरे जीव को बना रहे हो, तो उसको ही बोला जाता है संगठन का स्तर। ठीक है, हो गया क्लियर, इतना आया समझ में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखा है, विभिन्न जीव दे रखे हैं, उनके एग्जाम्पल भी दिए हैं और ये भी दिया है कि वो किन अंगों से करते हैं वो चीज, है ना। तो किन अंगों से करते हैं वो देखते हैं। जीवों के नाम और श्वसन अंग। श्वसन अंग निम्न अकशेरुकी, अकशेरुकी मतलब इनवर्टिब्रेट, है ना। अब ये चीज कहां आएगी, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे, है ना। एनिमल किंगडम में क्या होता है कि जैसे एक जनरल आइडिया दे देता हूं, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि जैसे आपका ये वाला पोर्शन एंटीरियर और ये वाला पोस्टीरियर, है ना। तो इस पोस्टीरियर साइड में आपकी होती है वर्टिब्रल कॉलम होती है ना। अरे जिसकी वजह से मैं एक स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा हूं, वो किसकी वजह से है, तो मेरी वर्टिब्रेट, है ना, मेरी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से, है ना। तो अब क्या होता है कि एक होता है नोटोकॉर्ड। क्या होता है ये नोटोकॉर्ड। अगर ये कन्वर्ट हो जाता हो किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, और अगर ये वर्टिब्रल कॉलम में नहीं कन्वर्ट होता, तो जिसमें नहीं कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, और जिसमें कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, आगे समझ में। तो अपन किसके अंदर आते हैं, तो वर्टिब्रेटा के अंदर। क्लियर, ठीक है। तो वही चीज बोला है कि इनवर्टिब्रेट निम्न अकोशिकीय, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमेंथिस। इसके अंदर जितने भी जो एग्जाम्पल आते हैं ना, पोरीफेरा के जैसे स्पंज हो गया, साइकोन हो गया, वो सारे। सिलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गए। प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर क्या होते हैं, जो प्लेट जैसे दिखते हैं भाई, उसके जो एग्जाम्पल है। ये सारे जो जीव है ना, इन फाइलम के अंदर जो जीव है वो सब कैसा करते हैं, सहर अपने शरीर की बाहरी सतह से अपना क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, या फिर क्या करते हैं, गैस का आदान प्रदान। हो गया क्लियर, आया समझ में। फिर दूसरा अपन देखते हैं कि केचुआ। केचुआ क्या होता है भाई, अर्थवॉर्म, है ना। अभी बारिश की सीजन में आप देखोगे कि मस्त नूडल्स जैसे, है ना, कहीं पे भी दिख जाएंगे, तो खाने मत लग जाना, है ना। ऐसा नहीं कि टोमेटो सॉस डाल और मस्त तरीके से खा रहे हो, है ना, तो ऐसा मत करना। अपन क्या है, वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना। क्या बोला है, अद्र क्यूटिकल, है ना। अद्र क्यूटिकल मतलब कि जो मोइस्ट क्यूटिकल लेयर जो होती है ना। अब यार ये क्यूटिकल क्या मिलेगी, तो आपकी स्किन हटाओगे, उसके बाद जस्ट जो लेयर आएगी ना भाई, उसके बाद जो परत आएगी उसी को बोला जाता है क्यूटिकल। वहां से जो अपनी वायुमंडलीय ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान या विनिमय करते हो, किसके थ्रू करते होंगे वो, तो किसके थ्रू, अद्र क्यूटिकल। कौन करते हैं, तो केचुए, अर्थो। अगला जो आते हैं कीटो, है ना। अरे कीट पतंगे, है ना, वो वाले मतलब इंसेक्ट्स, है ना। इंसेक्ट्स में भी एग्जांपल क्या दे दूं, जैसे आपकी बटरफ्लाई, है ना, मधुमक्खी, मक्खियां, है ना, वो सब। स्थलीय कीट मतलब जो जमीन के ऊपर रहते हो, है ना, स्थल के ऊपर। टेरिस्ट्रियल अर्थोपोडा,
अब यार ये जो कीट है ना, कीट कीट ये सब एक इनका फाइलम होता है। कौन सा वाला होता है? अर्थोपोडा। ये सब अर्थोपोडा के अंदर आते हैं। तो अर्थोपोडा जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी नलिकाओं का एक जाल होता है, नलियों का, है ना। ये जो नली होती है ना, ऐसे 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 नली के जाल होते हैं उसके अंदर, ऐसे ऐसे भयंकर तरीके। और इनके अंदर जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसका क्या होता है? अवशोषण होता है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कीटों की, स्थलीय कीट की, जो टेरेस्ट्रियल अर्थोपोडाज है उनकी। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं वो? श्वसन नलिका। श्वसन नलिकाएं कोई क्या बोला जाता है? ट्रेकिया, है ना। तो ये ट्रेकिया अपने हमारे अंदर भी होती है, अपन देखेंगे, है ना। फिर जो लास्ट वन आते हैं जलीय जीव, है ना। जलीय जीव में एग्जांपल दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में, प्रेन और क्रेफिश, है ना। प्रेन और क्रेफिश ये किसके थ्रू करते हैं? तो ये जो है अपना श्वसन क्लोम, या फिर जिसको बोला जाता है गिल्स, है ना। क्लोम या गिल्स के द्वारा अपना श्वसन करते हैं। कौन करते हैं? तो जलीय जीव। ठीक है, हो गया, कॉपी कर लो। मोलस्का। मोलस्का के अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है वो, उसका जो श्वसन अंग क्या होता है? वो होता है गिल्स, है ना, या क्लोम। निम्न बोलते क्लोम, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है इसको गिल्स। गिल्स के थ्रू क्या करता है? अपना रेस्पायरेशन, अपना श्वसन करता है। फिर नेक्स्ट वन जो आता है आपका, आता है पीसेस। पीसेस एक सब फाइलम है ना। तो उसकी एक क्लासेस है। ये क्या होता है कि सारी चीजें एनिमल किंगडम में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब क्या है कि जब स्टार्ट से पढ़ोगे तो पहले एनिमल किंगडम ही आता है, तो उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा। पीसेस है, उसके अंदर आते हैं फिश, है ना। तो फिश तो नॉर्मली आपको पता है कि किसके थ्रू अपना श्वसन करती है? तो गिल्स के थ्रू, है ना, या फिर क्लॉम के थ्रू। फिर आता है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मेमल्स, है ना। मेमल्स में हम आते हैं, एम्फीबियंस में कौन आते हैं? तो फ्रॉग आते हैं। रेप्टाइल्स में कौन आते हैं? तो भाई आपने डायनासोर नाम सुना होगा। एव्स, भाई ये तो अपने पूर्वज है ना, एव्स तो, अरे चिंपांजी, गोरिल्ला, है ना वो। तो ये क्या है? वही चीज है। तो अब क्या हुआ, ये किसके थ्रू करते हैं? तो ये करते हैं लंग्स के थ्रू, है ना। तो अब अगर देखो, आप ऑब्जर्व करो कि जो सबसे पहले मैंने जो बताया था वो अपनी शरीर की बाहरी सतह से कर रहे थे, बट अगर अभी पहुंच गए अपन यहाँ पे, तो ये कहीं से कर रहा है? लंग से। भाई वेल डेवलप्ड है, सबसे सक्सेस्ड है ना। तो ये क्या हुआ है? धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद नेचर ने अपन को इतनी अच्छी चीजें को दिया है ना, तो उसका बहुत अच्छे से केयर करके यूज करते हैं, है ना। तो वही चीज है। अब भाई नेचर ने एक चीज और बनाई। क्या बनाया? भाई फ्रॉग, मेंढक, है ना। अब यार ये तो एक अलग चीज है। इसके अंदर लंग्स भी होते हैं, मॉइस्ट स्किन होती है, और एक मेम्ब्रेन होती है, एक परत होती है, जिसको बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। बक्कोफेरेंजियल क्या होता है कि नेचर कुछ और चाह रहा था इसके अंदर बनाने को, बट भाई वो चीज हो नहीं पाई, है ना। बक्को का मतलब बक्कल कैविटी, अपने जो टीथ होते हैं ना, वो वाली बात। और फेरेंजियल मतलब एक रीजन होता है, उसको बोला जाता है अपने माउथ के अंदर। उसका काम ये था कि ये उसके अंदर टीथ बनाना चाह रहा था, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो क्या बन गया? बक्कोफेरेंजियल एक परत बन गई, मेम्ब्रेन बन गई। अब ये कुछ ना कुछ काम आती है। तो ये क्या काम आती है? तो ये श्वसन के लिए काम आती है। एक श्वसन अंग है, किसके अंदर है? फ्रॉग के अंदर। अब देखो यार, ये तीन चीजें हैं, तो क्यों ऐसा है? अब यार ये लंग्स का यूज कब करता है? जब ये कहां पे रहता है? जमीन पे रहता है ना। स्थल पे मस्त घूमने आएगा तो कहीं से करेगा? लंग्स से। बट यार ये जब क्या करता है? पानी के अंदर, है ना, जल में चला गया, उस टाइम कैसे करता है? मॉइस्ट स्किन, है ना। इसकी जो स्किन होती है ना ऊपर वाली, वो भी रेस्पायरेशन का काम करती है। देखो कितना वो है ना, स्किन भी रेस्पायरेशन कर रही है। मतलब भाई कितनी एनर्जी बनाता हुआ ये, है ना। फिर आती है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ये भी जल में ही वर्क करती है। किस चीज का? तो श्वसन का, रेस्पायरेशन का। ठीक है,
कॉपी कर लो इतना। अब हम देखते हैं मानव श्वसन तंत्र, है ना। अब हम हमारी बात करते हैं, है ना, मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र में एक जोड़ी क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं भाई, होते हैं ना, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, अरे एक बायां वाला और एक दायां वाला फेफड़े, है ना। तो दो पेयर में होते हैं, एक जोड़ी में होते हैं। तो उनका भी क्या काम है कि यार जैसे कि किडनी दो दे रखी है, हाथ दो दे रखे, पैर दो दे रखे, तो भाई सब पेयर में, ताकि क्या हो, किसी एक चीज के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़े, है ना, वो चीज भी जाती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो, है ना, उससे अपन ज्यादा से ज्यादा क्या बना सके, एनर्जी। जैसे भाई फ्रॉग को देख लो, वो तो अपनी पूरी जो क्यूटेनियस स्किन होती है ना उसकी, उससे पूरा वो कर रहा है श्वसन, है ना। बट अपने अंदर ऐसा है क्या, नहीं है। अपने अंदर क्या है, तो श्वसन मार्ग के निम्न भाग, है ना, वो देखते हैं। अपने अंदर जो श्वसन अंग है वो क्या है, फेफड़े हैं अपने लंग्स से। अब अपन मार्ग देखेंगे कि यार कैसे एयर कहां तक जाती है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से अंग बीच में आते हैं, है ना, उन सारी चीजों को अपन नंबर बाय नंबर, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आता है नोस्ट्रिल, है ना, नासा द्वार, आपकी अच्छी सी नाक, है ना, नाक वाला पार्ट। फिर क्या होता है, वो ओपन कहाँ होती है, आपके लिप्स के ऊपर, है ना, वहां से दो नोजल पासेज होते हैं या नासा द्वार होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन वहां से अपन अंदर लेते हैं, है ना। उसके बाद पहुंचती है एक नसल कैविटी। अब यार ये नसल कैविटी या नासा गुहा, नसल कैविटी या नासा गुहा क्या होता है कि उसके अंदर देखा होगा, एक होता है म्यूकस और दूसरा वाले होते हैं बहुत सारे हेयर्स, है ना, और कुछ मेम्ब्रेन्स। तो उन सब का काम क्या होता है, ये भी अपन आगे एक एक पॉइंट लेंगे। ये जो है अभी जो मैंने हेडिंग्स दी हुई है, इन हेडिंग्स को एक एक को अपन क्लियरली पढ़ेंगे कि क्या कितना होता है एरिया, कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या वर्क करती है, वो सब। नेक्स्ट आता है आपका फेरिंग्स, या इसी को बोलते हैं ग्रसनी, है ना, ग्रसनी। ग्रसनी का क्या काम है, ये एक कॉमन पैसेज होता है, मतलब कि एक ऐसा मार्ग होता है जिस जगह से आपकी वायु और आपका जो भोजन है वो दोनों एक ही जगह से होके जाता है ना। उस वाले पार्ट को या उस वाली जगह को क्या बोलते हैं अपन, फेरिंग्स, है ना, उसी को बोलते हैं ग्रसनी। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक होता है कंठस्थ, है ना। ये कंठस्थ क्या है ना, ये क्या होता है कि एक लीफ जैसा, है ना, एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये फेरिंग्स है ना। अब इस फेरिंग्स ओपन है तो अब आपका क्या होता है कि जैसे ऐसा कुछ, ये आपकी होती है आहार नलिका और ये होती है आपकी कौन सी वाली, श्वास नलिका, है ना, ये दोनों है ना। अब ये कॉमन पैसेज जो है, ये मान लो ये आपका फेरिंग्स है यहाँ पे, है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा। जब आप खाना खाते हो तो ये वाली आपकी कैसी, श्वास नलिका है, और ये आपकी भोजन वाली है ना, ये भोजन वाली है और ये श्वास वाली है। तो जो सांस वाली है ना, इसके पास ऐसे एक लिप जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये वो ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि आपको खाना खाना है तो ये क्या होता है, ढक्कन वाला आके क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर से ऐसे क्लोज हो जाता है, तो खाना यहाँ पे होके कहाँ पे आ जाता है, आपकी आहार नलिका के अंदर, है ना। उसी को बोला जाता है एपिग्लोटिस, है ना, कंठस्थ। उसके बाद जो आपकी एयर थी, जो आपकी वायु थी, वो आपकी जो ऑक्सीजन थी कहाँ पहुंच गई, लैरिंग्स में। भाई लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, कंठ, है ना, कंठ, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, बोल पा रहा हूं, है ना। जो ये वॉइस है ना, ये जो मेरी आवाज है वो किसकी वजह से है, लैरिंग्स। इसी को बोला जाता है ध्वनि, है ना। तो इसका बनाने का काम कौन कर रहा है, तो अपना लैरिंग्स कर रहा है ना, अपना कंठ कर रहा है। उसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंची, ट्रेकिया में या श्वास नली में, है ना। तो ये वाला देखो भाई, ये यहां से यहां तक इसको दबाओगे, है ना, तो ऐसे हल्का हल्का सा कुछ ऐसा सी शेप्ड आपको मिलेगा, है ना। तो वहां पे सी शेप्ड के कुछ
क्या होते हैं, कार्टिलेज, है ना। सी सेप्ट के कार्टिलेज होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, वो ऐसे होते हैं। वो आगे अपन पढ़ेंगे कि क्यों ऐसे होते हैं, किस साइड से सी सेप्ट होता है उनका, वो सारी चीजें। फिर नेक्स्ट आता है आपके प्राइमरी ब्रोंक्यूल या फिर प्राथमिक श्वसनीय, है ना, प्राइमरी ब्रोंक्यूल या फिर प्राथमिक श्वसनीय। अब ये जो ट्रेकिया होती है ना, वो ऐसे कुछ आती है और फिर ऐसे आके ये, तो ये फर्स्ट बार जो इसका जो डिवीजन हुआ ना, उसका जो विभाजन हुआ, इसी को बोला जाता है प्राइमरी श्वसनीय, ठीक है। उसके बाद क्या, ये आगे जाके और ज्यादा डिवीजन करती है ऐसे, है ना। इस वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकी, या उसको ही बोलते हैं अपन द्वितीय या तृतीय श्वसनीय, है ना। ये द्वितीय या तृतीय श्वसनीय आगे जाके काय में बदल जाती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल या फिर प्रारंभिक श्वसनिकाय, है ना। श्वसनिकाय जैसे ये, अब यहां से क्या होता है, ऐसे होके एक ऐसा गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, आ गया। अब ये जो है ना, ये है इनिशियल ब्रोंक्यूल, क्या है आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल या फिर प्राथमिक श्वसनिकाय। उसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन थी वो एंड में कहा जाती है, तो एल्वियोलाई, है ना। अब एल्वियोलाई में भी एक चीज होती है, एल्वियोलाई कुछ ऐसा होता है, ऐसा, तो इसमें ये होती है एक एल्वियोलाई की डक्ट होती है ना। डक्ट मतलब एक नली होती है ना। ये नली यहां जाके काय में खुलती है, एल्वियोलाई में, है ना। तो ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, ये क्या काम करता है, एल्वियोलाई को बोला जाता है कूपिका, है ना, कूपिका, ठीक है। आ गया, ये पूरा मार्ग होता है, जो श्वसन मार्ग होता है, कि जैसे पूरी तरीके से कैसे ऑक्सीजन जो है, आपका जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है या कैसे एल्वियोलाई तक पहुंचता है, ठीक है। कॉपी कर लो।